video, I will be telling you guys about the response that is being produced due to the different receptor along with the target organ. We talked about these 2 points in the previous video, but for now, our main focus is the response that is being produced. So first of all, the eye is the organ, and we know for the fact that the receptors present are M3 receptors along with the muscles that are really important that help in the constriction and relaxation of the pupil, right? These include the ciliary muscles and the sphincter pupillae, right? These are the two muscles. To see the muscles, we will go on this diagram, and you can see these are the sphincter muscles and these are the radial muscles, right? Radial muscles do have androgenic supply. For now, we are talking about the parasympathetomimetic action, or the receptors involved in the parasympathetomimetic activity. So for that, you have to remember the sphincter muscle and the ciliary muscles. They both have which receptor? They both are having M3 receptor. That's really important. You have to remember. And their contraction causes meiosis. Sphincter. Whenever a sphincter muscle is constricting, is uh, is like stimulated, there is contraction of the pupil, and that leads to meiosis. See, you can also see the muscarinic agonist also causes what? Contraction of the sphincter muscles, leading to the constriction of the pupil. Moving on to the next muscle, that is the ciliary muscle, and that helps in the accommodation. You have to remember that accommodation is only due to the contraction of the ciliary muscles, and they have M3 receptor, muscarinic activity, right? Or muscarinic stimulation. For that, you can see the ciliary muscles, whenever they contract, they help in accommodation. So whenever you are using a muscarinic blocker, there is what? Loss of accommodation, and that is due to the fact कि हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक करें. ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन, एंड दैट इज़ द हार्ट. सही है. जो हार्ट होता है ना, उसके जो नोड्स होते हैं, ऐसे नोड और एवी नोड, उन पर क्या होता है? M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. M2, M3 और M1 को याद करने के लिए हमने सोचा था कि इसको याद रखा था कि एक सपोजिंगली हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, तो हेड से स्टार्ट करेंगे तो उसमें M1 आ जाएंगे, हार्ट वाले लेवल पे आएंगे तो M2 आ जाएंगे, और ओवरऑल पूरी बॉडी की बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे? M3 आ जाएंगे. ठीक है. M2 है जो हमारे पास हार्ट के अंदर बता रहा है, जो नोड्स हैं उन पर M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और उनका इफेक्ट क्या आता है कि वो हार्ट रेट कम करते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को कम करते हैं. क्यों? हमें पता है जब भी मस्कुरेनिक इफेक्ट आता है हार्ट पे, वो क्या करते हैं? ब्रेडिकार्डिया कराते हैं. ठीक है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कब होती है? जब आप रेस्ट पर होते हो. ठीक है, तो जब आप रेस्ट पर हो, हार्ट रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी इफेक्ट. ये आप सीवीएस में जाओगे तब ज़्यादा सही समझ आएगी कि व्हाट इज नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड व्हाट इज पॉजिटिव, और ड्रोमोट्रॉपी क्या चीज़ होती है, और आयोनोट्रॉपिक क्या होता है. फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि अच्छा हार्ट रेट कम हो गया, सीधी सी बात याद रखो, और कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रही. ऑब्वियसली कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली के हार्ट रेट उससे भी कम हो रहा होगा, क्योंकि कंडक्शन कम हो रही है. और इसका इंपॉर्टेंट बात है कि वेंट्रिकल्स पर इफेक्ट नहीं आता, ना परकंजे सिस्टम पर आ रहा होता है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोड्स पर इफेक्ट, और उससे ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है. फिर अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स में पता है कि M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ब्रोंक्यूल्स के लेवल प्रेजेंट है, ग्लैंड्स पे प्रेजेंट है. अब याद रखना, जब भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है ना, या फिर जब भी कोलिनोमाइमेटिक ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, उससे क्या चीज़ होती है? हमेशा सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ पे भी क्या है? M3 रिसेप्टर से क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है, और साथ में क्या चीज़ हो रही है? ब्रोंकोस्पेजम हो रहा है. जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी मेथाकोलिन ड्रग की, तो उसने क्या कराया था? दैट इज मस्कुरेनिक M3 एगनिस्ट, राइट. तो जब वो एगनिस्ट थी, उसने क्या कराया था? कॉन्ट्रैक्शन कराई थी. तो उसी तरह याद करो कि जो लंग्स पे M3 रिसेप्टर है, उसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ब्रोंकोस्पेजम होगा. तो अगर एक अस्थमा का पेशेंट है, आप उसको क्या दोगे? ठीक है, उसको आप क्या दोगे? M3 ब्लॉकर. ठीक है, फिर और भी डिफरेंट चीज़ आती हैं जिसमें वो हम आगे जाके बात करेंगे, जिसमें हम अल्फा 2 एगनिस्ट भी दे रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर जीआई ट्रैक की बात करें. अब जीआई ट्रैक जब आप रेस्ट पर होते हो तो तब स्टिमुलेशन होती है जीआई की, पेरिस्टालसिस मतलब डाइजेशन ऑफ फूड हो रही होती है. थोड़ी है क्या फाइट और फ्लाइट में, और आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है और आपको वॉशरूम आ रहा हो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बाकी जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स उनमें M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो GIT वाला है ना, ये एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पे क्या होते हैं? M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये बात याद रखनी है. उसके बाद हमारे पास स्टमक में भी M3 आ रहा है, मोटिलिटी ज़्यादा करानी, M1 वाले सिक्रेशन ज़्यादा कराई है. इंटेस्टाइन्स में क्या चीज़ हो रही है? M3 कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. ठीक है, तो उसे क्या चीज़ होगी? डायरिया होगा, और इनवॉलेंट्री डेफिकेशन भी हो रही होती है. एंड देन अगेन ब्लैडर है, ब्लैडर पे भी M3 प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और साथ में क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है डिट्रूजर मसल की, हाँ, और रिलैक्सेशन होती है ट्राइगोन की. अब जब इसका मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डिट्रूजर मसल की, तो बॉडी से क्या कर रहा है? जो यूरिन वो क्या हो रहा है? एक्सक्रीट आउट हो रहा है. ठीक है, लेकिन जब ट्रायोगोन की रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब ये है कि वो वॉल्यूम बन रहा है, कि रूम बन रहा है फॉर द इंक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम टू बी
टू बी अकोमोडेटेड। आगे समझ आइए, मतलब कि जब एक सपोजिंगली हमारे पास ब्लैडर है, इसमें ट्राइगोन रिलैक्स करेगा तो और ज़्यादा यूरिन आ सकता है, ठीक हो गया, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो यूरिन का आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। देन हम और डिफरेंट ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, इसको ख़त्म करें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा ऑर्गन आ रहा है, उसके बाद स्पिंक्टर्स की बात करें। जितने भी स्पिंक्टर्स उनमें क्या चीज़ है, M3 रिसेप्टर है और उनकी रिलैक्सेशन यूनियन, मतलब जब वो रिलैक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ें पास आउट होंगी, राइट। समझ आ रही है बात, कि अगर हमारे पास कोई भी स्पिंक्टर रिलैक्स कर रहा है तो उससे क्या होगी, चीज़ों का फ्लो होगा GIT में, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं इसकी एक्सेप्शन क्या चीज़ आती है, दैट इज लोअर इसोफेजियल। लोअर इसोफेजियल है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी सब जगह पे क्या चीज़ होती है, रिलैक्सेशन हो रही होती है, ठीक है। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स में आपने याद रखना है कि वही M3 या सिक्रीशन ज़्यादा होगी, स्वेट, सेलिवेशन, लेक्रीमेशन सब में पता है कि सिक्रेशन ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। अब आपने बात याद रखनी है कि स्वेट को हमने देखा था कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी आती है, ठीक है। इनके पास क्या चीज़ होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक हो गया। लेकिन इनके रिसेप्टर्स पे क्या चीज़ होती है, मस्कुलिनिक होते हैं और एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा होता है। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात अब हम करने लगे हैं, दैट इज़ के ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है और सब कहेंगे वाओ M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, इनडायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन ब्लड वेसल्स में ये सीन नहीं होता। पहली बात कि वहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं होती, ठीक है, और जिसके से कोई इफेक्ट नहीं आता इंडायरेक्ट एगोनिस्ट का। मैं आपको ये बात समझाती हूँ ये होता कैसे है। अब सीन ये होता है कि हमें पता था कि एक गैंग्लिया का लेवल होता है, ठीक है, और फिर एक ऑर्गन का लेवल होता है, ठीक है। और गैंग्लिया से हमारे पास एन सब एन आते हैं और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आएगा जो आके इधर हमारे पास एम रिसेप्टर्स पे आके एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी एसिटाइल कोलिन आता है जो इसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब होता ये सीन है कि हमारे पास ये पाथवे एम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स पे, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही होती, एसिटाइल कोलिन नहीं आ रही होती, ठीक है। वहाँ पर ये गैंग्लिया वाला रोल नहीं आता ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पर ये गैंग्लिया वाला रोल नहीं आता, ठीक है, जिस वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इनडायरेक्ट एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हो। इनडायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है। इंडायरेक्ट एगोनिस्ट का क्या काम था कि एसिटाइल कोलिन के लेवल ज़्यादा करा रहे थे बाय इनहिबिटिंग व्हाट, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। उसको इनहिबिट करते जैसे ये इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा, ठीक है। और आप जब मस्कुलिनिक एगोनिस्ट कोई भी ड्रग यूज़ करते हो ना, वो कैसे एक्ट कर रही होती है, वो डायलेशन कराती है नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, ठीक हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल के अंदर खुद ही रिलीज हो रहा था एंडोथेलियम से, ठीक है। तो जब भी M3 रिसेप्टर आके बाइंड करेगा, वहाँ सपोजिंग ये ड्रग आई है M3 रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगी, अब वो क्या करेगी, जो ब्लड वेसल है वहाँ पे जो एंडोथेलियम ब्लड वेसल का एक हिस्सा होती है ना, ठीक है, तो एंडोथेलियम जो क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगी। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास ना वेजोडाइलेटर होता है, ये बात तो एक फैक्ट है, ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। जो वेजोडाइलेटर की वेजोडाइलेशन इफेक्ट की वजह से वो M3 एगनिस्ट की एक्टिविटी हो रही है, कैसे हो रही है, थ्रू द वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट,